फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है तीन दोस्तों की जो बहुत ही ज़्यादा जिगरी यार थे और काफ़ी टाइम हो गया था उनको एक दूसरे से मिले हुए। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि चलो हम मिलके कहीं तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। हमारा आधा जीवन ये हाय कमाई में निकल गया है, तो कुछ हमें समय अपने लिए भी देना चाहिए। तो ऐसा विचार करके तीन दोस्त निकल गए यात्रा पर। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ वो तीन दोस्त करते क्या क्या थे। पहला दोस्त जो था वो रुस्तम था। वो घोड़ों का बहुत ही ज़्यादा मतलब जानकार था और घोड़ों को खरीदना बेचना उसका काम था। दूसरा जो दोस्त था उसका नाम था रतन सेन, जो कि एक जौहरी था जिसे हीरो की और सोने चांदी की काफ़ी अच्छी परख थी। और तीसरा दोस्त था रामधन, जो कि एक किसान था और अपने जो गांव है छोटा सा, उस गांव का वो एक छोटा सा सरपंच था, जो कि हर किसी की मदद करता था, किस्से सुलटाता था, मुकदमे थे, कोई भी परेशानी थी उनको सॉल्व करता था। और कहें तो उसके अंदर गुण था इंसान को पहचानने का। थोड़ी सी देर में ही वो इंसान का व्यवहार जान जाता था। तो ये तीन दोस्तों की काम थे, उनकी खासियत थी जो कि वो अपने कार्य में पूरी तरह से निपुण थे। अब क्या हुआ कि जैसे वो गए तीर्थ यात्रा पर, तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे, तो लौटते समय वो एक सराय में रुके जहाँ पर एक हादसा हो गया उनके साथ। और उस हादसे में उन तीनों की आंखें चली गई। लेकिन किसी ने एक दूसरे को दोष नहीं दिया। उनके मतलब दोस्ती इतनी पक्की थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया जीवन में कि तीनों की आंखें चली गई। उस आग लग गई थी उस जहरीले धुएं से कि अब वो देख नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने एक दूसरे को दोष नहीं दिया और सब अपने अपने घर आ गए, अपने काम में लगे। अब क्या था कि जितना उनके पास धन था वो धन उनके जीवन यापन में खर्च हो गया। अब आगे उनके पास कुछ पैसा बचा नहीं और वो जो अपना काम करते थे उस काम को भी वो अब नहीं कर पा रहे थे। क्यों? आंखें नहीं थी तो कैसे कर पाते। ना किसान किसानी कर पा रहा था, ना जोहरी अपने सोने चांदी को बेच पा रहा था, उसका काम कर पा रहा था, ना ही घुड़सवार अपने घोड़ों का काम कर पा रहा था। अब उन तीनों ने फिर एक बार मिलकर ये डिसाइड किया कि जो हमारे राज्य का राजा है वीरसेन, हम उसके पास जाए और उससे मिले। अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं अपने खजाने से या अपनी दया भावना से। अदरवाइज हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी हमारे पास धन था वो सब खत्म हो चुका है और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स मतलब बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा डिसाइड करके वो तीनों गए राजमहल की तरफ और दरबारियों से बोला कि भाई हमें मिलना है, राजा से मदद चाहिए। तो राजा के दरबारियों ने राजा तक खबर पहुंचाई, भाई तीन ऐसे दिव्यांग आए हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा ने भी अपनी करुणा दिखाई कि हाँ भी आओ, मिलाओ, मिल लेंगे, बात करेंगे। ठीक है, आए। अब क्या था कि राजा से वो उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे राजा साहब, हम यात्रा पे गए थे, वहाँ से लौटते समय एक सराय में हमारे साथ ये हादसा हो गया जिसमें हम तीनों की आंखें चली गई हैं और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है आगे अपना जीवन यापन करने का, तो आप हमारी मदद करें। और तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ ये बताओ, तुम देख नहीं सकते हो, मैं तुम्हें दरबार में भी किस काम पे रखूँ। तो उसने पहले रुस्तम ने बोला कि महाराज, हमारे अंदर एक गुण है, मेरे अंदर ये गुण है, हम तीनों के अंदर एक खासियत है। लेकिन पहले मैं अपनी बताता हूँ कि मेरे अंदर एक खासियत है कि मैं किसी भी घोड़े को टटोल कर हाथ लगा कर ये मतलब जानकारी रख सकता हूँ। मुझे है इतनी नॉलेज कि वो सही है या कैसा है। मतलब मुझे घोड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि मैं बचपन से ही घोड़ों के बीच में रहा हूँ। और अगर आपको कभी भी घोड़े खरीदने और बेचने हो तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर दूसरे ने बोला कि महाराज, मैं एक जौहरी हूँ और मेरा भी पूरा जीवन, मेरे घर मेरे दादा परदादा सब जौहरी थे और मेरे को सबसे ज़्यादा नॉलेज इसी चीज़ की है कि भाई मैं कोई भी चीज़ को हाथ लगा के बता सकता हूँ कि असली है कि नकली है। अब तीसरे वाले से पूछा, हाँ भाई अब तुम भी बताओ तुम्हारे अंदर क्या खासियत है। अब उसने बोला, महाराज ना तो मैं घोड़ों का वो हूँ जानकार जो मुझे घोड़ों की जानकारी होगी, ना ही मैं सोने चांदी की जानकारी रखता हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक सीधा साधा किसान हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये गुण है कि मैं किसी भी इंसान को थोड़ी सी देर में ही उसके व्यवहार से ही जान जाता हूँ। मेरे अंदर ये है गुण कि मैं पहचान जाता हूँ कि वो उसका व्यवहार कैसा है, वो इंसान कैसा है। तो आदमी को परखने की समझ मेरे अंदर है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप आए हो, आप इतनी दूर से आप आराम करिए हमारे महल में। एक सेनापति को बोला कि भैया जाओ, इनको राजमहल में एक मेहमान खाना खुलवाओ, इन तीनों को वहीं पर इनके रहने की व्यवस्था करवाओ। ठीक है, अब करवाया। अब
कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक घोड़ों का व्यापारी महाराज के पास आया अपना घोड़ा बेचने के लिए। अब महाराज को वो घोड़ा बहुत अच्छा लगा, देखने से बहुत एकदम टिप टॉप बढ़िया, एकदम झकास कि अच्छा है, सुंदर है और बिल्कुल हेल्दी लग रहा था वो। ठीक है, अब राजा ने सोचा कि चलो घोड़ा तो मुझे खरीदना ही है। उसने दाम वाम पूछे तो उसने बोला 5,000 अशर्फियों में मैं आपको ये घोड़ा बेचूंगा। तो अब क्या था कि अब उसने सोचा कि चलो उसकी परीक्षा लेते हैं रुस्तम की। रुस्तम को बुलाया गया, उसको सैनिकों को भेजा कि भाई रुस्तम को बुला के लाओ। आया तो उसने बोला कि रुस्तम हम ये घोड़ा खरीद रहे हैं जो आपके सामने है ऐसे, और अब आप बताओ ये घोड़ा कैसा है। तो भैया रुस्तम ने घोड़े को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, हाथ लगा लगा के, और उसने उसको थापी भी मारी जैसे थापी मारते हैं, देखा। फिर उसने फिर बोला कि महाराज मैं अपना जवाब दूं आपको। तो उन्होंने बोला हाँ दो। तो उसने बोला, रुस्तम ने, महाराज ये घोड़ा आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इस बात पे आ गया उसको गुस्सा, घोड़े के मालिक को, व्यापारी को, कि महाराज ये क्या आप कर रहे हो, आप एक अंधे आदमी से मेरा घोड़ा चेक करवा रहे हो, इसको क्या पता घोड़े के बारे में क्या है क्या नहीं है। मेरा घोड़ा देखो कितना सुंदर है, कितना मोटा ताज़ा है, मतलब बिल्कुल हेल्दी है, और आप इसको शिकार पे भी ले जा सकते हो, आप इसको युद्ध में भी ले जा सकते हो, ये और वो। आपने बड़ा चढ़ा के बढ़ाई करने लग गया। तो अब उसने बोला रुस्तम ने कि मैं बचपन से घोड़ों में रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरी आंखें गई हैं, लेकिन मैं घोड़े को हाथ लगा के बता सकता हूँ कि ये घोड़ा सही है कि खराब है। मैंने जैसे इस घोड़े को एक थापी दी, ये कांपने लग गया। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ इस चीज़ की, अगर आप इस पे 4 कदम भी इस पे बैठ कर घोड़ा अगर ये चल ले तो, क्योंकि इस घोड़े को खिला पिलाकर ताज़ा मोटा करा गया है, लेकिन ये है नहीं, ये अंदर से बीमार है। तो अब भाई राजा के दिमाग में बात ठन की। राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि सैनिक बैठो, इस पर थोड़ा सा घुड़सवारी करो इस पर। तो जैसे सैनिक बैठा वो तो घोड़ा ऐसे पीछे उसने टांगे उठा ली आगे वाली कि वो सैनिक गिर गया। अब राजा को आया गुस्सा उस व्यापारी पे कि भैया तू मेरे को ठगने आया है यहाँ पे, है मतलब ये तो शुक्र है रुस्तम ने घोड़े को भाप लिया, पहचान लिया, तो मेरे को चूना लगा जाता। तो इस तरह से क्या हुआ, तो उन्होंने उसको कहा कि हम व्यापारियों का सम्मान करते हैं, हम तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ जो 5,000 अशर्फियों की तुमने डिमांड की थी, मांग करी थी, अब उस 5,000 अशर्फियों को तुम पे जुर्माना लगता है, और वो रतन सेन को दी गई। अब रतन सेन का हो गया यहाँ पे परीक्षा पूरी। अब ऐसे ही अगले दिन क्या हुआ, उसको राजा को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये कीमती बेशकीमती मोती जो मेरे खजाने में है, सेम वैसा ही मोती मेरे पास दूसरा भी आए। तो ऐसी उसने घोषणा करा दी राज्य में। अब भैया जोहरी आए, लेके आए। तो एक जो जोहरी था वो काफ़ी अमीर था, काफ़ी व्यापारी था, दूसरे देश से आया था वो। अब वो क्या करा, उसने सारे जोरियों में से राजा ने उसको चूज़ करा कि भाई ठीक है मैं तेरा मोती लूँगा, कितने में दोगे। तो उसने बोला कि महाराज मैं इसको 10,000 अशर्फियों में दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेशकीमती है। तो राजा ने भी फिर सोचा कि चलो भैया रतन सेन की परीक्षा ली जाए। रुस्तम की तो हो गई, अब रतन सेन की करी जाए। अब रतन सेन की बारी आई। रतन सेन आया, उसने महाराजा से बोला महाराज मुझे आपका असली मोती भी चाहिए। महाराज ने अपना असली मोती उसके हाथ में दिया, एक हाथ में उसका नकली मोती। उसने दोनों मोतियों को अच्छे से टटोला और डिसीजन यही निकला कि महाराज ये जो आपके दूसरा मोती है ये नकली मोती है। उन्होंने फिर वो भी चिढ़ने लग गया, भैया ऐसे कैसे तुम अंधे आदमी को चेक करवा रहे हो, इसको क्या पता, फलाना ढिमकाना, इस तरह से ये सब चीज़ें करने लग गया। तो उसने बोला कि मेरा पूरा जीवन ही सोने चांदियों में, हीरे मोतियों में निकला है, कि मैं अभी मेरी आंखें गई हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ कि आपका जो मोती है वो नकली है। तो क्या हुआ, पत्थर मंगाया, सैनिक से पत्थर मंगाया। पत्थर जैसे ही पत्थर की एक चोट असली मोती पे लगी वो तो फिसल गया, और जब आई नकली मोती की बारी, जैसे उस पर पत्थर पड़ा वो चकनाचूर हो गया। तो साबित हो गया वो मोती नकली था और उसको परख थी मोती की। अब राजा ने भी यही बोला उसको, भाई व्यापारी है, मैं तुझे दंड तो सजाए मौत तो नहीं दूंगा, लेकिन आज जो 10,000 अशर्फियों का तुम बता रहे थे, तो वो 10,000 अशर्फियों का तुम पे जुर्माना लगाया जाता है, और वो तुम इसको दो रतन सेन को। अभी हो गया। अब राजा ने 2 की तो परीक्षा ले ली, अब बचा तीसरा। अब राजा ने क्या डिसाइड करा उसी शाम को कि उसको बुलाया रामधन को। रामधन को बोला कि रामधन हमें हमारी महारानी के बारे में कुछ बताओ। अब महाराज ने बोला, रामधन ने बोला ठीक है महाराज, महारानी जी को आप बुलाएं मेरे सम्मुख, मेरे सामने। तो दासी को आदेश दिया गया कि जाके महारानी को बुला के लाओ। अब वो गई तो रानी ने क्या बोल दिया, रानी आई नहीं। रानी ने बोला कि मैं
नहा रही हूँ। फिर आई, फिर दोबारा भेजा रानी के पास। फिर रानी ने बोला कि मैं अभी बाल बना रही हूँ। फिर दोबारा तीसरी बार फिर भेजा। फिर रानी ने बोला कि मैं तैयार हो रही हूँ ठीक से। फिर तीसरी चौथी बार ये हो गया तो फिर राजा ने बोला, फिर उसने ये चीज़ बोली रामधन ने कि महाराज 3-4-5 बार हमने रानी को बुलाया, रानी नहीं आई। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, जब उन्हें पता है कि मैं एक अंधा हूँ, मेरी आंखें नहीं है, मैं उन्हें देख नहीं सकता, तो फिर वो किसके लिए सज धज रही हैं। तो फिर बोला कि फिर इससे क्या पता लगता है। फिर उसने रामधन ने बोला महाराज इससे ये पता लगता है कि आपकी जो महारानी है वो राजमहल के जो होता है ना उसकी नहीं है, राजकुल की नहीं है, वो एक दासी की बेटी है। वो बोला ऐसे कैसे, मेरी शादी तो उसमें हुई है, राजघराने में, आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तो उसने बोला जी महाराज मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, आपकी जो पत्नी है महारानी है हमारी, वो एक दासी की पुत्री है। अब क्या करा, अब इस बात को कंफर्म करने के लिए अगले दिन ही उसके महारानी के माँ बाप को बुलाया गया। महारानी के माँ बाप से पूछा, वो तो थे राजा, दूसरे राज्य के राजा थे, उनको बुलाया गया। उनसे पूछा कि भाई ये जो आपने मेरी शादी करी है अपनी बेटी से, ये क्या राजकुमारी नहीं है। तो वो कह रहे जी आपको कैसे पता लगा। वो बोला इसका तो तुमने मुझे धोखा दिया। अब तो खैर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो महारानी बन चुकी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सच्चाई का कि क्या सच्चाई है। तो उन्होंने बोला कि महाराज हमारी कोई औलाद नहीं हो सकती थी, तो हमने अपनी एक दासी जो मेरी पत्नी की बहुत ही ज़्यादा करीब थी, तो हमने उसकी पुत्री को गोद ले लिया। तो देखिए उसके व्यवहार से रामधन ने पता लगा लिया। अब क्या था, अब हफ्ता 10 दिन हो गए थे इस चीज़ को, उसको रख लिया था नौकरी पे, ठीक है। अब क्या था कि राजा के मन में एक बात खटकी, कहीं कहीं से कानाफूसियाँ हो रही थी पूरे राज्य में। तो राजा ने उसको बुलाया रामधन को और बोला कि रामधन तुम हमें हमारे मंत्री के बारे में बताओ अब। तो रामधन ने बोला महाराज बात ऐसी है कि ये जो आपका मंत्री है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बोला कैसे ठीक नहीं है कि महाराज उसने अपनी बीवी को ये जो उस दिन महारानी वाला किस्सा हुआ था वो बताया, और उसकी बीवी की वजह से पूरे राज्य में ये अफवाहें उड़ रही है कि रानी ऊंचे कुल की नहीं है, रानी एक दासी की बेटी है, इस तरह की बातें हो रही है। अब क्या था कि राजा ने अब इस बात को कंफर्म करने के लिए उसको बुलाया मंत्री को बोला भाई ये बताओ तुमने वो जो महारानी वाला किस्सा था वो किसको बताया। तो उसने बोला महाराज मैं कसम खाता हूँ मैंने ये बात बाहर कभी किसी को नहीं कही है, बस ये वाली बात मैंने अपनी बीवी को बताई थी और इसके अलावा मैंने किसी से नहीं कहा। तब महाराज ने बोला कि तुमने अपनी पत्नी को बोला, वो एक राज था जिसे मैंने कहा था कि किसी को नहीं बताना मतलब किसी को नहीं बताना था, वो फिर भी तुमने अपनी बीवी से पत्नी से शेयर करा, उसके साथ उसको बताया। अब उसने पूरे गांव पूरे राज्य में ये बातें फैला दी हैं, तो अब हम तुम्हें मंत्री के पद से हटाते हैं। और बस हटा दिया उसको और उन तीनों को रखा नौकरी पर, जो कि आगे चलकर राजा के बहुत काम आए। राजा को हर चीज़ में उन्होंने सहायता करी, मुकदमों में रामधन ने सहायता करी, सोने चांदी के जवाहरातों में रतन सेन ने उनकी मदद करी, और युद्ध के लिए जो घोड़े चुने जाते थे उसके लिए रुस्तम ने उनकी मदद करी। तो कहते हैं आंखें चली जाए तो ठीक है, सबसे बड़ा लॉस है, लेकिन इंसान का हुनर कहीं नहीं जाता। एक इंसान के अंदर ऐसी खासियत होनी चाहिए जिसकी वजह से वो जीवन को आगे बढ़ा सके। तो अपने आप को किसी ना किसी एक स्किल में हमेशा परफेक्ट करें कि हम कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़, और आप सब ने मुझे सब्सक्राइब करा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करती हूँ बहुत अच्छी अच्छी कहानी लाने की। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।